व्यवहारिक गणित का भाग है, ठीक है, जो व्यवहारिक गणित है उसका भाग है, ठीक है। तो संख्याओं का हिसाब करना, जोड़ और बाकी करना, समीकरण को हल करना या बैंकों की क्रिया कार्य प्रणाली की जांच करना। तो यार व्यवहारिक गणित में हम करते क्या है, चीजों का लेन देन करते हैं। तो लेन देन में हमें हिसाब करना होता है, हिसाब करना होता है मतलब जोड़ना और बाकी करना, मतलब जितनी भी लेनदारी अगर हम करते तो उसमें जोड़ते हैं, या फिर कुछ चीजें अगर हम किसी को रिटर्न दे देते तो उसमें माइनस करते हैं, मतलब बाकी करना। इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर की व्यवहारिक गणित का भाग है कौन सा, तो जोड़ना और बाकी करना। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि दौड़ के मैदान से अभिप्राय है, ठीक है, जो दौड़ का मैदान है उससे अभिप्राय है। तो यार पहला है शिक्षा क्रम, ठीक है, सेकंड हो जाएगा यहाँ पर पाठ्यक्रम, और थर्ड है यहाँ पर ए और बी दोनों, और फोर्थ है इसमें इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यार जो गणित की अगर पेडागोजी की हम बात करें तो यहाँ दौड़ के मैदान से अभिप्राय है कि एक विद्यार्थी अपने जीवन काल में या फिर हमारे शिक्षा क्रम में दौड़ के मैदान से मतलब है कि वह मैक्सिमम चीजों को सीखना और उससे कुछ प्रेरणा लेना है, ठीक है। मतलब हम गणित के क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो उसमें गणित को सीखने से अभिप्राय है, ना कि यहाँ पर शिक्षा क्रम से या पाठ्यक्रम से। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं कि अंकगणित शिक्षण का महत्व है, ठीक है। जो अंकगणित है इसके शिक्षण का जो महत्व है क्या है, तो घरेलू कार्य, मजदूरी व व्यवसाय हेतु, या व्यवहारिक कार्य हेतु, या ये सभी। तो यार देखो अंकगणित के अंतर्गत क्या आता है, तो लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, फिर अनुपात, समानुपात, ये सारी चीजें मतलब व्यवहारिक जीवन में हम जो जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं वह अंकगणित के अंतर्गत आता है। इसका ये मतलब है यार कि घरेलू कार्य में भी हम यूज करते हैं कि किसी से लेन देन करना, उसमें भी अंकगणित का यूज होता है। मजदूरी और व्यवसाय में भी होता है, अगर हम मजदूरी कर रहे हैं उसमें भी अंकगणित का यूज होता है, और व्यवसायिक उपयोग में भी अंकगणित का यूज होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, यह सभी हो जाएगा। मतलब अंकगणित शिक्षण का महत्व है तो यह सभी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण है, ठीक है। जो शिक्षण प्रक्रिया होती है पूरी की पूरी, उसका आखिरी चरण कौन सा है, तो क्या मूल्यांकन है, या अधिगम है, या उद्देश्य है, या अनुदेशवाद है, ठीक है। तो यार आप खुद जानते होंगे जब हम अगर शिक्षण प्रक्रिया, जैसे हमने स्कूल में एडमिशन लिया, पूरे साल भर क्रिया विधि चली, अंतिम में हमारे एग्जाम होते हैं, और एग्जाम के बाद हम क्या करते हैं, तो सबसे अंतिम चरण क्या होता है, तो मूल्यांकन होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर कि शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण या अंतिम चरण क्या होता है, तो मूल्यांकन होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, और अगर इसमें यार क्रम वाइज देखें तो सबसे पहले उद्देश्य होता है कि अगर हम शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य के बाद अधिगम होता है कि हम चीजें सीख क्या रहे हैं, ठीक है। और उद्देश्य अधिगम के बाद हमारा लास्ट में जाता है क्या, मूल्यांकन। अगर क्रम की बात करें तो पहला उद्देश्य, दूसरा अधिगम, और तीसरा हो जाएगा मूल्यांकन, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, गणित को कहा जाता है, ठीक है। जो गणित है इसे क्या कहा जाता है, तो यार गणित को क्या कहा जाता है, तो विद्यार्थियों का दुश्मन, या फिर शक्तिशालियों की शक्ति, या फिर मन की भाषा, या मस्तिष्क का विकास। तो यार पहला ऑप्शन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, आई होप आपने आंसर लगा दिया होगा। तो यार इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आंसर राइट कि मस्तिष्क का विकास, ठीक है। मतलब गणित को कहा जाता है, तो गणित को क्या कहा जाता है, तो मस्तिष्क का विकास। मतलब जब हम गणित जब पढ़ते हैं तो उसमें एक तर्क लगाना, तार्किक विकास भी होता है। हम जब ज्योमेट्री वगैरह पढ़ते हैं तो तार्किक विकास, मानसिक विकास और बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। तो इसीलिए गणित को क्या कहा जाता है, तो मस्तिष्क का विकास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर छठवां, ठीक है। गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं, ठीक है। तो जो गणित के नियम है उसके नियम व निष्कर्ष क्या होते हैं, तो अब यहाँ अगर हम इन दोनों चीजों पे नोटिस करें तो गणित के नियम और निष्कर्ष क्या वस्तुनिष्ठ होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यार आपने भी आंसर लगा दिया होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, ए और बी दोनों। ए और बी क्यों दोनों, तो वस्तुनिष्ठ मतलब जो हमें डेटा दिया होता है, और सार्वभौमिक का मतलब है कि आपको एक निश्चित डेटा दिया है उसको कभी भी और कहीं पे भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो उसका जो आंसर है वो हमेशा एक ही आएगा जो पहले आया था। इसका कहने का मतलब कि नियम, ठीक है, नियम और निष्कर्ष हमेशा होते हैं तो वस्तुनिष्ठ होते हैं और सार्वभौमिक दोनों होते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। एक मिनट।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि राष्ट्रीय स्तर पर गणित, क्वेश्चन नंबर 7वां हो जाएगा कि राष्ट्रीय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्मित करने वाली संस्था कौन सी है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर मतलब सेंट्रल लेवल पर गणित के पाठ्यक्रम निर्मित करने वाली संस्था निम्नलिखित में से कौन सी है। क्या मध्य प्रदेश राज्य शिक्षण अनुसंधान एवं शिक्षण संस्थान भोपाल है क्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश, और 3rd है डाइट, और 4th है एनसीईआरटी। तो यार बात हो रही है यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर की, ना कि मध्य प्रदेश स्तर की बात हो रही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, एनसीईआरटी। ठीक है, क्या हो जाएगा, एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी। ठीक है, ये हो जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम निर्मित करने वाली एक संस्था हो जाएगी। तो आपने ये तो पहले भी पढ़ रखा होगा, क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक चलती है वो स्पेशली कौन तैयार करता है, तो एनसीईआरटी दिल्ली से तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि श्रव्य सामग्री में सम्मिलित है। ठीक है, निम्नलिखित में से श्रव्य सामग्री में क्या सम्मिलित है। क्या टीवी, ग्रामोफोन, श्यामपट्ट या खिलौने। तो यार इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा राइट आंसर, ग्रामोफोन। ठीक है, तो श्रव्य सामग्री से सम्मिलित है ग्रामोफोन, क्योंकि जो टीवी होती है उसमें दिखता भी है और सुनाई भी देता है। श्यामपट्ट जो हमारे स्कूल में यूज होता है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, और खिलौना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रामोफोन, जो कि केवल और केवल क्या है, श्रव्य सामग्री इसमें सम्मिलित है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की मूल्यांकन के कार्य सूचक क्रिया है। ठीक है, जो मूल्यांकन की कार्य सूचक क्रिया है, जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उनमें क्या क्या चीजों को ध्यान दिया जाता है। ठीक है, क्या चिन्हों को, गणित में अगर मूल्यांकन किया जाता है तो चिन्हित करना, बिल्कुल चिन्हित किया जाता है, निर्णय भी लिया जाता है, और भूल खोजना, मतलब स्टूडेंट ने जो गलती करी है वो भूल खोजना भी किया जाता है, निर्णय भी लिया जाता है कि इसे सही दे या गलत दे, मतलब सब अपनी अपनी लैंग्वेज में ही लिखते हैं, और चिन्हित करना, ठीक है, राइट और रॉन्ग, जैसे हम राइट करते हैं और रॉन्ग करते हैं। तो यहाँ पर यार मूल्यांकन की कार्य सूची क्रिया है, तो चिन्हित करना, निर्णय लेना और भूल खोजना, तो तीनों यहाँ पर सही होंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर की मूल्यांकन की कार्य सूची क्रिया है। ठीक है, मूल्यांकन के कार्य सूचक क्रिया है, तो क्या हो जाएगा, यह सभी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां कि उच्च प्राथमिक स्तर, मतलब उच्च प्राथमिक स्तर मीन्स हो रहा है, ये बात होती है कहां से कहां तक की, 10वीं तक की बात कर रहा है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है। तो यार उच्च प्राथमिक स्तर मतलब ये 10वीं तक की बात कर रहा है, तो क्या भौतिक में, मानसिक में, व्यवहारिक में या आध्यात्मिक में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन भौतिक है, दूसरा है मानसिक, तीसरा है व्यवहारिक, और 4th है आध्यात्मिक। तो यार अगर आप देखेंगे तो उच्च प्राथमिक स्तर मतलब अगर 10वीं तक के सिलेबस को ध्यान से देखें तो उसमें व्यवहारिक स्तर का गणित यूज होता है। ठीक है, मतलब गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व है तो व्यवहारिक स्तर में, क्योंकि 10वीं तक ही हमें जितनी भी चीजें सिखाई जाती है पूरा का पूरा व्यवहार में होता है, जैसे साधारण ब्याज सिखाया जाता है, अनुपात, समानुपात, चीजों को लेन देन करना, लाभ हानि, ये सबके सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो व्यवहारिक गणित के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर की उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में होगा। क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं कि पाठ्यक्रम में गणित विषय का महत्व है। ठीक है, जो पाठ्यक्रम है उसमें गणित विषय का क्या महत्व है, क्या बौद्धिक महत्व है, नैतिक, सांस्कृतिक या यह सभी। तो आप देखेंगे यार कि जो पाठ्यक्रम में गणित विषय का जो महत्व है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, यह सभी। ठीक है, उसका बौद्धिक महत्व भी है, नैतिक महत्व भी है और सांस्कृतिक महत्व भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं कि जिस विधि में, ठीक है, एक मिनट, हाँ, जिस विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम बताए गए हैं वह है। ठीक है, मतलब ऐसी कौन सी मेथड है जिसमें पहले नियम बताए जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। ठीक है, सॉरी, बाद में नियम, पहले उदाहरण और बाद में नियम दिए जाते हैं। यार तो ये क्या समस्या समाधान विधि है, आगमन, निगमन या इनमें से कोई नहीं। तो यार ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर, आगमन विधि। ठीक है, आगमन विधि में पहले चीजों को उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद में उसका निगमन, मतलब आगमन विधि के अंतर्गत खेल से रिलेटेड विधियां आती है, मतलब खेल खेल में बच्चा खुद उससे सीखता है और उसके बाद खुद ही नियम दे देता है, इसलिए आगमन विधि इसका राइट आंसर होगा। पहले इसमें उदाहरण दिया जाता है और बाद में इसके नियम दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं कि वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। ठीक है, जो वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष क्या है, एक मिनट,
हाँ, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। पुस्तक ज्ञान पर बल देना, बिल्कुल ये चीजें तो दी जाती है स्कूल में, पुस्तक ज्ञान पर बल दिया जाता है। विषयों में सह संबंध का अभाव, मतलब विषय का एक दूसरे से रिलेटेड या संबंध नहीं दिखाया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। और लचीलेपन का अभाव, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। कि वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष क्या है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ से गणित के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, वैसे वो भी थे बट पेडागोजी के थे वो। तो यहाँ हम देखेंगे यार की संख्या, ठीक है, 56, 93, 87 में 9 का स्थानीय मान। तो यार 9 का स्थानीय मान और वास्तविक मान में कितना अंतर है, तो खुद क्या करिए यार, पहले तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद खुद से सॉल्व करिए। ठीक है, तो आप जब देखोगे तो यार उसने बोला कि 9 का स्थानीय मान, तो हमने इससे रिलेटेड एक लेक्चर डाल रखा है, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में चले जाइए। ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा, या तो आप थोड़ा सा वीडियो को नीचे देख लीजिए, तो वहां पे आपको मिल जाएगा स्थानीय मान और जाति मान से रिलेटेड। तो यार अगर 9 के स्थानीय मान की बात करें तो हमें दिया है कितना, 5, 6, 9, 3, 8, 7। जब हम स्थानीय मान निकालेंगे 9 का, तो डायरेक्ट हमने लिखा क्या 9, और उसके बाद जितने अंक उतने क्या लगा दिए 0, तो ये 9 का स्थानीय मान हो गया। और 9 का वास्तविक मान मतलब खुद 9, तो 9 का वास्तविक मान मतलब खुद 9 के बीच अंतर कितना है। जब यार इसमें से माइनस करेंगे तो यार 10 में से जब 9 घटाओगे तो बचेगा कितना, 1, यहाँ पे कितना है 9, यहाँ पे कितना है 9, और ये कितना आ जाएगा 8। तो फाइनली आंसर कितना आ रहा है 8991। तो 8991 ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में ये ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो आप क्या करिए, स्थानीय मान और जाति मान का हमने 2 लेक्चर डाल रखे हैं, स्टार्टिंग में आप उन्हें जरूर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, और ये हमारे सिलेबस के अंतर्गत ये सारी चीजें। उन्हें बोला है निम्नलिखित संख्याओं का योगफल है। ठीक है, तो जो ये संख्या दे रखी है, सॉरी यार फर्स्ट टाइम पैड पे बना रहे हैं अभी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का योग है। ठीक है, तो संख्या हमारे पास 1856, 3287, 8432 और 9 पॉइंट। ठीक है, ये संख्या पे नोटिस करिए 9.999 और ये है 18.888। तो यार वीडियो पॉज करके एक बार तो खुद से सॉल्व करिए। तो यार अगर हम इसे लिखना चाहे तो ऐसा कुछ लिख ले 1856। सेकेंड संख्या हमारे पास क्या है 3287, और जिनको अगर ये नहीं आता होगा तो आप बता दीजिएगा, तो हम इसका लेक्चर डाल देंगे 8432, और अगला है कितना 9.999, और लास्ट संख्या हमारे पास क्या दे रखी है, तो लास्ट संख्या है 18.888। ठीक है यार, जब हम इसे जोड़ेंगे तो चीजें समझना, मैं जोड़ के इधर लिख दे रहा हूँ। 9 और 9 जोड़ेंगे तो 9 और 8 जोड़ेंगे तो 8 दूनी 16, 17 का 7 बचेगा कितना 1, 9 और 1 10 और 1 18 का 8 बचेगा कितना 1, तो 10 और 18 का 8 बचेगा कितना 1। अब 1 बचेगा तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट, तो यहाँ 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 2 हो जाएगा कितना 16, 16 और 9 25, 25 और 8 कितना हो जाएगा 33। ठीक है, 33 के बाद बचा कितना 3, तो 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 और 3 19 और 1 20, 20 का शून्य बचेगा कितना 2, तो 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16, 16 का 6 बचेगा कितना 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 8 हो जाएगा कितना 13। तो यार 1360। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखो डी इसका राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, 13603.887। ठीक है, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि संक्रियात्मक दशमलव और पूर्ण संख्याओं के संक्रियात्मक क्वेश्चन सिलेबस में दिया हुआ है, और उससे रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है। तो यार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस प्रकार से यहाँ दे रखा है कि 1856 माइनस 3287 प्लस 5432 माइनस 679 का मान ज्ञात कीजिए। तो यार क्या करिए, सबसे पहले तो इसमें ये संख्या प्लस की है और ये संख्या प्लस की, इसे अलग से अगर हम जोड़े तो देखो यार 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, अगला जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, अगला जोड़ेंगे तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 12 का 2 बचा कितना 1, 1 मिनट, 8 और 4 12 का 8 और 4 12 का 2 बचेगा कितना 1, तो 1 और 1 2, 2 और 5 कितना हो जाएगा 7। तो यार ये प्लस प्लस वाली जब संख्या हमने जोड़ी तो आ गया कितना 7288। अब माइनस माइनस वाली संख्या जब आपस में जोड़ेंगे तो माइनस ही होगी, मतलब 7 और 9 कितना हो जाएगा 16, 16 का 6 बचेगा कितना 1, 8 और 1 9, 9 और 7 16 का 6 बचेगा कितना 1, 2 और 1 3, 3 और 6 9,
और 3 का 3। अब फाइनली जब माइनस करोगे तो यार 8 में से जब 6 जाएगा तो बचेगा 2, 8 में से 6 घटाओगे तो बचेगा 2, वहीं 12 में से जब घटाएंगे कितना 9, 12 में से जब 9 घटा रहे होंगे तो हम बचेगा कितना 3, और यहाँ कितना बचा हमारे पास 6, तो 6 में से जब 3 घटेगा तो कितना बचेगा 3। मतलब फाइनली जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 3332, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। आई होप आप भी खुद से ट्राई जरूर कर रहे होंगे। हो सकता है यार लेक्चर थोड़ा लंबा हो पर कंप्रोमाइज कीजिए, क्योंकि ऐसा ही हो सकता है या तो फिर हमें कुछ क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे, पर हम ऐसा कर नहीं सकते, है ना। अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है, जहां मैं येलो से मार्क कर दे रहा हूं, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन दे रखा है आपको, ठीक है। इससे सॉल्व करना है और ये सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत आ जाएगा ये क्वेश्चन। तो यार सबसे पहले आपने अगर पढ़ा होगा तो हम इतना जानते हैं कि सबसे पहले ये सबसे छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है, मतलब 3 -3 और -6। तो यार प्लस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा कितना माइनस का 6। अब अगर देखेंगे तो यार इसके बाहर ये चिन्ह का है माइनस का, तो ये माइनस लगा दिया, और यहाँ है 3, और उसके बाद ये वाला कोष्टक हो गया हमारे पास। आगे सॉल्व करेंगे तो यार माइनस का जब माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 + 6 हो जाएगा, और 3 + 6 हो जाएगा। अब देखेंगे तो इस 3 के बाहर चिन्ह का क्या लिख रखा है, तो माइनस का, ठीक है। अगर हम 3 और 6 को जोड़ें तो कितना आ गया 9, और वो भी का 9 माइनस का 9। अब यहाँ देखो हमने क्या करा है कि ये वाला माइनस का चिन्ह ले लिया, ये वाला ये माइनस का चिन्ह है, माइनस के चिन्ह के बाद कितना है 4, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा यार 4 आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम ये कोष्टक लगा दें, क्योंकि ये 4 के बाद क्या लगा है देख लीजिए ब्रैकेट लगा हुआ है, और उसके बाद है माइनस, और उसके बाद है कितना 5। तो आगे सॉल्व करेंगे तो यार माइनस का 9 और प्लस का 4, तो बचेगा माइनस का 5, और बाहर है माइनस और इधर है 5। जब आगे सॉल्व करेंगे तो 5, और जब माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, तो 5 और 5 फाइनली आंसर कितना जा रहा होगा 10, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर, ठीक है। आई होप आप खुद भी एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई जरूर करें, ज्यादा बेटर होगा। और यार इसकी पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें क्वेश्चन वाली पीडीएफ अलग हो जाएगी और ये सॉल्यूशन वाली पीडीएफ आपको अलग से मिल जाएगी, मतलब ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसे आप सेकंड टाइम भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। 3000 अगला क्वेश्चन ये है कि 3075 को 25 से भाग देने पर भागफल कितना होगा। तो यार सिंपल सी बात है, जब हम भाग दे रहे होंगे किसको 3075 को, किससे भाग देना है तो 25 से भाग देना है। अच्छा क्वेश्चन है, तो 25 से कम कितना हो जाएगा 25, जब 25 माइनस करोगे तो बचा कितना 5, उतारेंगे कितना 7, तो अब कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, उतारेंगे बचा कितना 7, उतारेंगे कितना तो 5, और 25 दिया कितना हो जाएगा 75। तो फाइनली ये तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है। अब आया कितने बार भाग गया, तो उसने भागफल ही पूछा है, तो 123, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कि 538 में 26 का गुणा करें तो उसका मान कितना आएगा, ठीक है। जब यार 538 में 26 का गुणा हम करेंगे, यार जब 538 में 26 का जब गुणा हो रहा है तो इसका फाइनली देखो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ रहा है 13988, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो यार ये सारे के सारे ऑप्शन गलत है, हम ये बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जब 538 में 26 का गुणा करोगे तो 13988 इसका राइट आंसर आएगा। चाहो तो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कि 110 व 90 पैसे का योगफल कितना होगा, ठीक है। करेंसी से रिलेटेड या यूनिट चेंज से क्वेश्चन हमारे एक सिलेबस में दे रखा है। तो 110 व 90 पैसे का योगफल कितना होगा। तो यार रुपए तो रुपए ही रहेंगे 110, और जब पैसे को लिखते हैं तो यहाँ क्या लगा देते हैं दशमलव, और यहाँ क्या जाएगा 90, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 110.90 पैसे। आंसर नंबर इसका डी होगा राइट आंसर, क्योंकि रुपए अलग होता है पैसे अलग होता है, तो जब जोड़ते हैं तो यहाँ के बीच में क्या लग जाता है तो दशमलव, तो 110.90 पैसे। परंतु यदि पूरा का पूरा पैसे में लिखो बोलते तो पहले 110 को हम किस में चेंज करते पैसे में, मतलब 100 का गुणा करते, तो फाइनली ये बनता 111000, और अब इसमें 90 पैसे जोड़ देते, ठीक है। तो ये आता 09011, ठीक है। तो अगर पैसे में आंसर पूछता तो ये टोटल 11090 पैसे होते, और इसी 11090 पैसे को रुपए में चेंज करना होता तो 11 जीरो, ठीक है, और 90 इसमें भाग दे रहे होते हम किसका 100 का। तो जब आप 100 का फाइनली जब भाग देते तो आ कितना जाता है फिर से 110.90, इसका फाइनली क्या होता आंसर। या तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं यार 100 रुपए को 100 रुपए रहने दिया और पॉइंट लगा कि 90 पैसे को 90 पैसे, क्योंकि उसने ऐसा ही आंसर पूछा इसीलिए डी आंसर होगा। बाकी अगर हम इस प्रकार से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कि एक त्रिभुज के दो कोण, ठीक है, पहला एंगल की अगर हम बात करें तो 90 डिग्री और दूसरा कितना है 45 डिग्री दे रखा है, तो त्रिभुज का तीसरा कोण कितना होगा। तो यार आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो त्रिभुज है, ठीक है, ऐसा कुछ एक आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, जैसे ए बी सी मान लो। तो यार एक हमें दे दिया है कितना 90 डिग्री, ठीक है, दूसरा हमें दे दिया कितना 45 डिग्री। तो यार एक 90 डिग्री है, दूसरा 45 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो इसको 1 डिग्री मान लो। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर 180 अंश होता है तो हम ये बोल सकते हैं कि x डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इन सभी का योग कितना होगा 180 डिग्री। 90 और 45 को जब जोड़ोगे तो आएगा कितना 135 डिग्री, और बराबर से कितना जाएगा 180। और जब x बराबर से प्लस का 135 का पक्षांतर करोगे तो 180 माइनस 135 हो जाएगा। तो फाइनली आपका x का मान कितना आ रहा होगा 45 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। मतलब ये थर्ड कोण कितना होगा 45 डिग्री का होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे यार, एक कोण हो गया 90 का, दूसरा हो गया 45 का, मतलब तीसरा भी कितने का होगा 45 का, तभी ये कितना होगा 90, और 45 और 45 90, और 90 और 90 कितना 180। चाहो तो इसे शॉर्ट में भी किया जा सकता है, अदरवाइज आप ऐसा डिटेल इसको कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा न्यून कोण नहीं है। तो यार अगर आप न्यून कोण की परिभाषा अगर जानते हैं तो ऐसे सारे कोण जो 90 अंश से छोटे हो, ठीक है, ऐसे सारे कोण जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से छोटी हो, मतलब 90 से छोटे जितने भी एंगल आएंगे, यहाँ पे थीटा हो सकता है, फाई हो सकता है, साई हो सकता है, मतलब ऐसे सारे के सारे कोण जो 90 डिग्री से छोटे उन्हीं को बोलते हैं न्यून कोण। तो 70 भी 90 से छोटा है मतलब न्यून कोण है, 75 भी 90 से छोटा है मतलब न्यून कोण है, 80 भी न्यून कोण है। तो यहाँ पर आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, की जो 95 है वह न्यून कोण नहीं है, यह क्या है अधिक कोण। मतलब अधिक कोण मीन्स जिसका मान 90 से बड़ा हो। अगला देखते हैं 23 कि यदि किसी सकेंद्री वृत्त की त्रिज्या की लंबाई, क्या देखो, यदि किसी सकेंद्री वृत्त मतलब एक केंद्र और अनेक वृत्त होते हैं उसमें, कि लंबाई r1, ठीक है, त्रिज्या r1 मतलब r1 त्रिज्या है अंतःवृत्त की और r2 त्रिज्या है बाह्य वृत्त की, तो निम्न में से क्या सत्य होगा। पहले यार जब भी आप ज्योमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले इसके डायग्राम बना लो। उसने बोला एक अंतःवृत्त है और इसकी त्रिज्या कितनी है r1, तो इसको r1 बना लिया। एक बाह्य वृत्त है तो इसको इसकी जो रेडियस बनाएंगे, ठीक है, सॉरी हमें पेन फर्स्ट टाइम यूज करें, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी रेडियस r2। तो उसने बोला कि यार अंतःवृत्त की r1 और बाह्य वृत्त की r2 है, तो हम यहाँ देख रहे हैं यार कि r2 का मान बड़ा आ रहा है किससे r1 से, मतलब ये कंडीशन जहां पर होगी वो हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। यहाँ r2 की वैल्यू बड़ी है किससे r1 से, ठीक है, और यहाँ पर भी हमने लिखा है r2 की वैल्यू r1 से बड़ी है, मतलब r2 इज ग्रेटर देन r1 या फिर r1 इज लेस देन r2, इस प्रकार से आपको दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्न में आगे क्या दिया है, निम्न पैटर्न में आगे के दो संख्या है, ठीक है, जैसे 2 3 5 7 11 13, ठीक है, अगली संख्या देखना है यार। तो एक चीज पहले नोटिस करिए, यहाँ देखोगे तो 2 खुद एक अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या, 13 अभाज्य संख्या, मतलब अगली अभाज्य संख्या क्या आएगी 17, और इसकी अगली क्या आएगी तो 19। तो अगला जो है यार अगली अभाज्य संख्या 17 और उसके बाद 19 आएगी, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। और अगर जिन लोगों को ये अभाज्य संख्या बाकी नंबर सिस्टम अगर अच्छे से नहीं पता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम किसी लेक्चर में पूरा का पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट करा देंगे, 1.5-2 घंटे का ही पार्ट होगा बस, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या से रिलेटेड पैटर्न था, इसीलिए अगली संख्या आएगी 17 और 17 के बाद 19, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ना कि ये ऐसा आपको 1 जोड़ना है फिर 2 जोड़ना है, यहाँ भी देखोगे 2 का अंतर, ये अंतर आपको नहीं करना है, संख्या देख के आपको पता चल जानी चाहिए कि किस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 24 घंटे प्रारूप में, मतलब ऐसी घड़ी आप चाहो तो जब भी आप ट्रेन में सफर किया होगा तो वो जो घड़ी है 24 घंटे के प्रारूप में चलती है। तो 24 घंटे प्रारूप में मध्याह्न के मतलब सुबह के 2:30 बजे को लिखा जाता है, ठीक है। तो जब 2:30 बजते हैं तो उसे क्या लिखा जाता है, तो यार ये चीज आपने देखी होगी, 2:30 बजे मतलब सबसे पहले अगर हम देखें तो 12 बजा होगा, ठीक है, 12 से कितना ज्यादा है 2, तो 12 से 2 ज्यादा है मतलब कितना 14, और 14 बज के कितना 30 मिनट बनेगा, 30 मिनट बनेगा 14:30, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर, मध्याह्न हो जाएगा 14:30 जो कि हम 2:30 को लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की 50 ग्राम और 80 मिलीग्राम, ठीक है, 50 ग्राम और 80 मिलीग्राम को मिलीग्राम में कैसे बदलेंगे। स्पेशली यहाँ चीज नोटिस करने वाली है कि उसने पूछा है किसमें मिलीग्राम में। एक मिनट,
उसने हमसे किस में पूछा है, तो मिलीग्राम में पूछा है। और मिलीग्राम में अगर पूछा है तो हमें आंसर मिलीग्राम में देखना है। तो पहले ये देखो यार कि 1 ग्राम बराबर से कितना मिलीग्राम होता है। तो आपने अगर पढ़ा होगा तो 1 ग्राम बराबर से होता है 1000 मिलीग्राम होता है। ठीक है, 1 ग्राम बराबर से 1000 मिलीग्राम, तो हमारे पास 50 ग्राम है। तो इसमें अगर मैं 50 का मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 50 का। तो ये बन जाएगा कितना, अब 50 ग्राम, और 50 ग्राम इक्वल टू कितना, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो गया, मिलीग्राम में। और ये मिलीग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें 80 मिलीग्राम और जोड़ देना है। जब इसमें आप 80 जोड़ रहे होंगे तो यह जाएगा कितना, 0 8 00 और 5। ठीक है, तो 50080 इसका ये होगा पूरा का पूरा मिलीग्राम में कन्वर्ट, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगर यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड आपको चीजें नहीं आ रही है तो आप बता दीजिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की यदि एक वृत्त का व्यास कितना है, 40.5 मतलब 40.5 सेंटीमीटर है। तो यार ये दे रखा है व्यास, ठीक है, तो त्रिज्या क्या होगी। हम इतना जानते हैं यार कि व्यास हम किसको बोलते हैं, अगर हमारे पास ये वृत्त दे रखा है, ये केंद्र है। ठीक है, यहां से यहां तक की लंबाई को, ये भी r है और ये भी r है। ठीक है, तो यार ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि दो त्रिज्या का योग क्या होता है, व्यास होता है। और दो त्रिज्या का योग व्यास होता है, मतलब व्यास का मान हमें दे रखा है कितना, 40.5, और इधर 2r है, और r मतलब क्या, त्रिज्या। तो r बराबर से 40.5 बटे में कितना जाएगा, 2, और जब 2 से आप भाग दे रहे होंगे तो r का मान कितना जाएगा, तो 20.25 सेंटीमीटर। मतलब यार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका राइट आंसर, तो सेकंड, 20.25 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी, त्रिज्या। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमने एक लेक्चर डाल रखा है, चाहो तो आप जाके इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की 4 मीटर और 450 मिलीमीटर में कितने, सॉरी यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, यहाँ जो मीटर दे रखा है ये होगा लीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लीटर। एक मिनट, हम इसे लीटर कर देते हैं। तो यहाँ पर 4 लीटर है। ठीक है, 4 लीटर और 450 मिलीलीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, मतलब जो हमसे पूछा है उस पर नोटिस करना है। तो हमसे पूछा है कि 4 लीटर और 450 मिलीलीटर कितना होगा। तो सबसे पहले ये देखो यार कि 1 लीटर बराबर से कितना होता है। तो 1 लीटर की अगर हम बात करें तो 1 लीटर बराबर से होता है 1000 मिलीलीटर होता है। हमारे पास 4 लीटर है, तो इसमें काय का गुणा कर दोगे, 4 का, तो इधर भी काय का गुणा करना पड़ेगा 4 की, क्योंकि गणित के एक रूल है कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप कुछ चेंज करते तो राइट में भी। तो 4 लीटर बराबर से कितना हो जाएगा, 4000 सॉरी यहाँ पे कितना जाएगा, एक मिनट, 4000 मिलीलीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको बना लेते हैं, 4000 मिलीलीटर हो जाएगा। और हमारे पास कितना मिलीलीटर और दे रखा है, तो 450, और जब हम इसमें 450 मिलीलीटर और जोड़ देंगे तो टोटल कितना मिलीलीटर हो जाएगा, 0 5 4 और 4, तो 4450 इसका राइट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर। ठीक है यार, वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो रही है, परंतु गणित का लेक्चर है वो लंबा होता ही है। गणित शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है, ठीक है, व्याख्यान विधि है, प्रदर्शन विधि है, या फिर आगमन विधि, निगमन, आगमन निगमन, और यह सभी। तो यार जो गणित की शिक्षण मुख्यतः विधि कौन सी है, तो आगमन विधि और निगमन विधि, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं कि निम्न में से तर्क प्रधान विधि है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी विधि जो कि तर्क प्रधान विधि है, जैसे खोज विधि, आगमन विधि, व्याख्यान विधि या विश्लेषण विधि। तो यार तर्क प्रधान विधि की अगर हम बात करें तो तर्क प्रधान विधि होती है विश्लेषण विधि, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। तो यार इस लेक्चर में तो इतना ही। लेक्चर कैसा लगा ये आप जरूर बताइए। ठीक है, इसमें क्या सुधार करना चाहिए। ठीक है, आपके हर एक सजेशन जो कि इस लेक्चर को जितना बेटर बना सके तो आप सजेस्ट कर सकते हैं हमें। आने वाले लेक्चर में वो सारी चीज़ें या सारा इंप्रूवमेंट आपको जरूर दिखेगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और यदि फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। आने वाले दिनों में जब तक पेपर चलेंगे तब तक ये डेली कंटिन्यू 5 बजे शाम को ये सेट आते रहेगा। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।